नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IAS में। आज हम लोग एक नया चैप्टर और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और जियोग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रह्मांड, आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जियोग्राफी का नाम जियोग्राफी कैसे पड़ा। जियोग्राफी का जो जियो है ये पृथ्वी हमारी कैसी है, जियोड आकार की। किस आकार की है, जियोड आकार की, ना कि गोल है पृथ्वी हमारी। गोल इसका एक औसत नाप ले लिया गया है ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके, इसलिए हम लोग पृथ्वी को गोल बोलते हैं। अदरवाइज पृथ्वी हमारी किस आकार की है, जियोड आकार की है। जियोड आकार का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हमारा सर, जैसे हमारे सर में कहीं पे हमारे गाल निकले हुए हैं, या माथा निकला हुआ है, या नाक निकली हुई है, मुंह अंदर धंसा हुआ है, बाल निकले हुए हैं, तो इस प्रकार जैसे हमारे सर का आकार है, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का आकार है। बाल को आप जैसे घास का मैदान समझ सकते हैं, नाक को आप जैसे पर्वत, पठार, खाई, मुंह, जैसे प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच। तो हमारे पृथ्वी पर पठार, पर्वत, नदी, झील सब कुछ है, इसलिए हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड के आकार है। लेकिन हम इसको पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग पृथ्वी को एक मानक के आधार पर गोल नाप लिया है हम लोगों ने। तो इसी जियोड के आकार से, जियो से जियोग्राफी शब्द लिया गया है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि जियोग्राफी शब्द कहाँ से लिया गया। जियोग्राफी हिंदी क्या होती है, भूगोल। अब हम लोग जियोग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है, ब्रह्मांड। अब जब हम लोग ब्रह्मांड पढ़ने जा रहे हैं तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है। ब्रह्मांड की परिभाषा है कि हमें जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, सारा कुछ ब्रह्मांड है। क्योंकि ब्रह्मांड का आकार इतना बड़ा है कि हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल कोशिश कर सकते हैं कल्पना करने की। जैसे अब हम लोग ब्रह्मांड की अगर कल्पना करने की कोशिश करते हैं तो जैसे इसकी किताबी परिभाषा है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब सितारे हैं। ये तो हो गई इसकी एक किताबी परिभाषा मोटा मोटा। अब हम लोगों ने मंदाकिनी और तारे के हिसाब से ब्रह्मांड को क्यों नापा। हम लोग भी तो ब्रह्मांड में आते हैं, हम लोगों ने अपने अनुसार क्यों नहीं ब्रह्मांड को नापा कि इतने मनुष्य ब्रह्मांड में रहते हैं या इतने जीव ब्रह्मांड में रहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसकी जो अधिकतम इकाई होती है उससे नापने में आसानी होती है। जैसे ये रहा हमारा ब्रह्मांड, ये क्या है, ब्रह्मांड। कल्पना की है मात्र हम लोगों ने, ये क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, मंदाकिनियों से। मंदाकिनी नहीं बोलते इसको, आकाश गंगा बोलते। जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी है, इसलिए हम लोग उसको बार बार मंदाकिनी बोल देते हैं। तो आकाश गंगा से मिलकर क्या बना हुआ है, ब्रह्मांड। इसका मतलब आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और आकाश गंगा किसको बोलते हैं, तारों के समूह को आकाश गंगा बोलते हैं। अब समझने वाली बात है, ध्यान देना जरा। आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे तारे क्यों कहा। आकाश गंगाओं में क्या ग्रह नहीं रहते हैं, जिस ग्रह पे जैसे पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। लेकिन ग्रह क्या है, तारे का उपग्रह मान सकते हैं ग्रहों। जैसे सूर्य एक तारा है और ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी है, ये क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के सौर मंडल में आती है।
इसलिए पृथ्वी को, ग्रह को हमने इसमें नियमन नहीं नापा कि ग्रहों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ऐसा नहीं, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब सितारे हैं और एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां। और एक सितारे का मूल आप लोग समझ सकते हैं सूर्य से, कि सूर्य एक सितारा है, सूर्य के आसपास 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी को आप अंदाजा लगा सकते हैं पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो जब एक पृथ्वी जैसे 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य के जैसे 100 अरब सूर्य हमारी इस आकाशगंगा में है, और ऐसी 100 अरब आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में। चलिए अब आप लोग आकाशगंगा के बारे में समझ गए। आकाशगंगा किससे मिलकर बनी हुई है? ये सितारों से। जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। ओके, आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। चलिए अब हम आपको अवरोही क्रम में बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे किससे मिलकर बना हुआ है। देखिए सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? आकाशगंगा। ठीक है ना? ब्रह्मांड से छोटी इकाई आकाशगंगा। आकाश से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? आकाशगंगा से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तारे। और तारे से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? पृथ्वी। ठीक है ना? ये हुई। अब पृथ्वी तक पहुंच गए, उसके बाद हम लोग महाद्वीप और अपने देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं के बारे में समझ गए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? तारों के बारे में। तारे कैसे बनते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए अंतरिक्ष में क्या है? धूल और बादल, धूल और मिट्टी के कण जो घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। तो जब ये धूल और गैसों के कण एक संयुक्त रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात पास पास में आकर एक समूह बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निहारिका। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है ना? धूल और गैसों के बादल को हम क्या बोलते हैं? निहारिका। जब ये एक समूह बना लेती है। निहारिका क्या होती है? ये कुछ नहीं होता है, लेकिन निहारिका जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी जो गैसें हैं वो पास में आने लगती हैं, तो क्या होता है कि इसका तापमान बढ़ने लगता है। जब इसका तापमान बढ़ने लगता है और इसका तापमान बढ़ते बढ़ते जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पहुंच जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के पास? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के पास। तो क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हमने क्या बोला था? ये धूल और गैसों का मिश्रण है। तो जब इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में परिवर्तित होने लगती है? हीलियम में। और कैसे परिवर्तित होती है? संलयन के द्वारा। संलयन के द्वारा। ध्यान देना यहाँ पे, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है? संलयन विधि के द्वारा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है इसका? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतने से इसको हम तारा बोल सकते हैं? इसको तारा क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए, तारा होने के लिए इसके पास एक अलग विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा। क्या होगा? इसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा, उसे ही हम तारा बोलते हैं। जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा उसे हम तारा बोलते हैं। अब देखिए, तारे का जब ईंधन कम होने लगेगा, देखो संलयन की विधि, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना कम हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ईंधन कम हो जाएगा। जब इसमें ईंधन कम होगा तो इसका क्या होगा?
इसका आकार बड़ा होने लगता है। कैसा होने लगता है? आकार बड़ा होने लगता है। जब इसका आकार बड़ा होने लगेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाल दानव। इसको क्या बोलेंगे? लाल दानव, रेड जाइंट। क्या बोलते हैं? लाल दानव, रेड जाइंट। ये लाल दानव की के जो स्थिति है, इस तक हर तारे को पहुंचना पड़ता है। लेकिन लाल दानव का आकार अगर छोटा होगा तो ये किस में परिवर्तित होगा? सफेद वामन। तो ये किस में परिवर्तित होगा? सफेद वामन, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ ये होगा, व्हाइट ड्वार्फ। कब होगा व्हाइट ड्वार्फ? कब बनेगा? ये देखो, लाल दानव तारा व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा? जब इसका आकार छोटा होगा। अगर इसका आकार बड़ा होगा तो ये किस में परिवर्तित होगा? अभिनव तारा। किस में परिवर्तित होगा? अभिनव तारा। नोट करते जाइए सारी बातें। किस में परिवर्तित होगा? अभिनव तारे में परिवर्तित होगा। अब देखिए, चूंकि इसका आकार छोटा था तो ये धीरे धीरे इसका आकार और कम होता चला जाएगा, तो ये फिर किस में परिवर्तित हो जाएगा? काला वामन में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? काला वामन में। कौन परिवर्तित होगा? सफेद वामन। अगर ये इसका आकार बड़ा है और ये अभिनव तारा बनता है, चूंकि इसका आकार बड़ा होगा, इसके लिए गति के कारण इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, इसलिए इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विस्फोटक तारा। जब इसमें विस्फोट होगा तो इसमें 3 प्रकार के कण निकलेंगे। जो कण सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन तारा। क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रॉन तारा। जो उससे छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? पल्सर। और जो उससे भी छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वेसर। तो ये 3 प्रकार के कण निकलेंगे। जब न्यूट्रॉन तारा, इसका आकार और ज़्यादा छोटा होता है गति के कारण, जब इसमें गति होती है तो इसका जो घनत्व है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। जब इसका घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा को काला वामन। उसको हम क्या बोलेंगे? तो सॉरी, काला वामन नहीं, ब्लैक होल। ब्लैक होल। जब इसका आकार बहुत ज़्यादा कम हो जाए और इसका घनत्व बहुत अधिक हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्लैक होल, जिससे प्रकाश भी पार ना हो पाए। जब प्रकाश भी पार नहीं हो पाए, और ब्लैक होल के 1 चम्मच पदार्थ का भार, ब्लैक होल के 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10 हाथियों के बराबर होता है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर ब्लैक होल के 1 चम्मच पदार्थ को अगर आपके ऊपर डाल दिया जाए तो आपको फाड़ के निकल जाएगा। अगर ये ब्लैक होल, चांस की बात है, अगर पृथ्वी से टकरा जाए चलते चलते तो ये क्या होगा? पृथ्वी को फाड़ के निकल जाएगा और पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर आ जाएगा। तो अभी दोबारा से इसको रिवीजन कर लो। जब तक धूल और गैस के बादल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका जब घनत्व बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसकी गैसें आपस में सघन होती चली जाती हैं, तो इसका क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। और तापमान कहाँ तक बढ़ जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है तो ये तापमान में क्या होता है? जो ये हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित होने लगती है। किस विधि के द्वारा परिवर्तित होती है? संलयन विधि के द्वारा। संलयन विधि के द्वारा परिवर्तित होती है। तो इसमें क्या होता है? इसकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश आ जाता है। जब इसमें अपनी ऊष्मा अपना प्रकाश आ जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको तारा बोल देते हैं। ध्यान देना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर पदार्थ किस रूप में हो जाता है? प्लाज्मा रूप में। किस रूप में हो जाता है? प्लाज्मा रूप में। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से जितना भी अधिक तापमान बढ़ता चला जाएगा, पदार्थ हमेशा प्लाज्मा रूप में ही मिलेगा। तो तारा किस रूप में होता है? प्लाज्मा रूप में। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य भी किस रूप में है? प्लाज्मा के रूप में है। ठीक है ना। अब हर तारे का एक अपना निश्चित जीवन काल होता है, तो कुछ अपना जीवन काल निकालने के बाद इस तारे का क्या होता है? ईंधन कम होने लगता है।
तो ये किस में परिवर्तित होने लगता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, लाल दानों में। लाल दानों, हर तारे का लाल दानव बनेगा, जो तारा है वो लाल दानव जरूर बनेगा, लेकिन हर लाल दानव सफेद वामन नहीं बनेगा और हर लाल दानव अभिनव तारा नहीं बनेगा। कौन बनेगा, देखिए, जिस लाल दानव का आकार छोटा होगा वो सफेद वामन बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और जिस लाल दानव का आकार बड़ा होगा वो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। सफेद वामन का जब और ज़्यादा ईंधन खत्म हो जाता है, 80 से 90% ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो किस रूप में आ जाता है, काला वामन में, काला वामन बनेगा। और अभिनव तारा का जब ईंधन कम होता है और इसमें विस्फोट होता है गति के कारण, तो ये किस में परिवर्तित होता है, 3 भागों में परिवर्तित होता है, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर। जो इसका सबसे बड़ा भाग होता है वो न्यूट्रॉन तारा होता है। न्यूट्रॉन, चूंकि इसमें विस्फोट के कारण इसके टुकड़े अलग हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गति करते हैं। गति करने के कारण उसका क्या हो जाता है, घनत्व तो बहुत अधिक हो जाता है। जब घनत्व तो बहुत अधिक हो जाता है तो वो क्या, किसका रूप ले लेता है, ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक होल उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश पास नहीं हो सकता। तो इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि इसके 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 हाथियों के भार के बराबर हो जाता है। तो अभी तक आपने तारे का पूरा विवरण पढ़ा। अब हम लोग, चूंकि हमारा सूर्य भी क्या है, तारा है, तो चलिए अब हम लोग सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ी एक मोटिवेशनल लाइन सुनते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, भटका वही है जो घर से निकला नहीं है, भटका वही है जो घर से निकला नहीं। इसलिए किसी और पर ध्यान देने से बेहतर खुद पर ध्यान दो। खुद से खुद को पहचानोगे तो खुदा बन जाओगे, खुद से खुद को पहचानोगे तो खुदा बन जाओगे। किसी और में खुदा ढूंढोगे तो गड्ढे में खुदा गड्ढा पाओगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है। अगर आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में है तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, ना ही किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, तो अब हम लोग तारे के बाद तारा हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग, चूंकि सूर्य भी एक तारा है, तो अब हम लोग किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, जिसको इंग्लिश में क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर। और उसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। चूंकि जैसे अभी हमने हाल आपको बताया था कि तारे का पूरा भाग कैसा होता है, प्लाज्मा रूप में होता है। चूंकि इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है किसके द्वारा, संलयन विधि के द्वारा। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है, जिससे इसके पास खुद की क्या हो जाती है, ऊष्मा और प्रकाश हो जाता है। ऊष्मा और प्रकाश इसका खुद का हो जाता है, इसका खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। और ये खुद का ऊष्मा और प्रकाश किसके पास नहीं होता, ग्रहों के पास नहीं होता। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये अपने प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है ना। सूर्य की ऊष्मा से ऊष्मा लेती है, इसके पास खुद की ऊष्मा भी नहीं है, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है सूर्य से आने वाली को।
जिससे कि हम लोग वायुमंडल में गैसों के कारण हम ये पृथ्वी सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और वायुमंडल में बहने वाली गैसों के कारण ऊष्मा बहुत टाइम तक बनी रहती है, जिससे कि हम लोगों को जीवन जीने में आसानी होती है। तो ये था सूर्य। सूर्य के आसपास कौन कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य के आसपास 8 ग्रह हैं। हम लोग ऐसे पढ़ करते हैं। सूर्य से सबसे पास में जौन ग्रह है उसका नाम क्या है? कौन सा ग्रह है? बुध। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? शुक्र। तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? हमारी पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है? मंगल। छठवें नंबर पर कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। 7वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। 6वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? शनि। 7वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? अरुण। और 8वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? वरुण। अब आप लोग इसको देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। अब आप लोग इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्य ग्रह कौन से। 8 ग्रह हैं, इनमें से आप इनको 8 को 2 से भाग दे दो, आधा आधा कर दो। 2 से भाग दोगे या आधा कर दें? 8 के आधा आधा कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 4, यानी मंगल तक के जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति से लेकर वरुण तक के जो ग्रह हैं ये कौन से ग्रह हैं? बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? एक बार आप लोग बोलिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कौन से ग्रह हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है ना? चलिए, अब आपको हमने आज इतना बता दिया है ग्रहों तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन ग्रहों के बारे में और पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें। जो बात आप लोगों को समझ में ना आई हो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। धन्यवाद।